तो हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और 4 के बारे में अच्छे से जाना। फिर हमने जाना कि देश का एकीकरण हुआ, 552 देशी रियासतों को और ब्रिटिश प्रांत के सभी हिस्सों को मिलाकर 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत को 29 राज्यों में भाग का, खा, गा और घा में बांटा गया। फिर हमने देखा कि भारत की जनता चाहती थी कि राज्यों का जो गठन हो वो प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से ही ना होकर बल्कि उसमें भाषा को प्राथमिकता दी जाए। एक भाषी एक राज्य जनता की मांग चल रही थी। तो उस समय की केंद्र सरकार ने धर आयोग और जेबीपी समिति का गठन किया और दोनों ने ही जनता की इस मांग को नकार दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, जिससे क्षुब्ध होकर के जनता ने लंबे आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। और इसी के अनुक्रम में मद्रास में तमिल और तेलुगु भाषा बोलने वालों के लोगों ने तेलुगु भाषा के लिए एक अलग मद्रास से एक अलग राज्य बनाए जाने की मांग की। 56 दिनों का भूख हड़ताल चला, जिसमें कांग्रेस के एक बहुत जुझारू कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामलुलु का निधन हो गया और केंद्र सरकार को मजबूर होकर के भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। और जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषा के आधार पर, तो भारत के अन्य क्षेत्रों से भी अन्य भाषाभाषियों के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी। तो उस समय की केंद्र सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे, तो उस समय की केंद्र सरकार ने एक फजल अली समिति का गठन किया और उसका काम था कि वो अध्ययन करके देश के संपूर्ण भूभाग का अध्ययन करके बताए कि नए राज्यों का गठन कैसे किया जाए। तो आइए आज हम फजल अली समिति के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसने क्या काम किया, उसका क्या परिणाम हुआ, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। तो फजल अली आयोग, इसका कारण क्या था? अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीएससी का हो, ये पूछा जाता है इसमें कि फजल अली आयोग के गठन का कारण क्या था, उसका गठन कब हुआ, उसने क्या सिफारिशें की, उसका क्या प्रभाव रहा। तो ये हम पहले जानेंगे कि फजल अली आयोग के गठन का कारण क्या था। तो भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के लोगों के लिए मद्रास राज्य से अलग करके अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के कारण अन्य क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। तो जनता की इसी मांग के कारण केंद्र सरकार को फजल अली आयोग का गठन करना पड़ा। इसका गठन कब होता है? दिसंबर 1953 में। आपने देखा था कि आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ भाषा के आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए अक्टूबर 1953 में हुआ। तो नवंबर बीता, दिसंबर में ही जो है फजल अली आयोग का गठन हो गया, दिसंबर 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। सदस्य इसमें 2 और सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, यानी 3 सदस्यीय ये फजल अली आयोग था। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, 2 और मेंबर थे, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इन्होंने अध्ययन किया और लगभग 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट 1955 में केंद्र सरकार को सौंप दिया। इनकी सिफारिशें क्या थी? इनकी सिफारिश थी कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इसके पहले की जितनी प्रांतीय समितियां बनी प्रांतों के पुनर्गठन के लिए, सब ने कहा था कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार
भाषा नहीं होना चाहिए, चाहे वो धर आयोग हो और चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रताप सीतारमैया की समेत रही हो। दोनों ने एक सिरे से कहा था, नकारा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन आंध्र प्रदेश का गठन जनता के आंदोलन से मजबूर होकर के, जनता की मांग के आगे झुक करके उस समय की केंद्र सरकार ने अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया था और उसके बाद फजल अली आयोग का गठन होता है। तो इसने जो है बताया कि राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। फजल अली आयोग ने बताया, अपनी सिफारिश में बताया कि ये तो ठीक है कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार, मुख्य आधार भाषा होना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक राज्य में एक ही भाषा बोलने वाले लोग होंगे तो इतने राज्यों का गठन हो जाएगा जिससे भारत की एकता अखंडता को खतरा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक राज्य एक भाषा का मत नहीं चलेगा, हाँ, लेकिन राज्यों के गठन में भाषा का मुख्य आधार होना चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। भाषा मुख्य आधार हो, लेकिन राजनीतिक एकता, जो भारत की एकता है, उस पर कहीं भी जरा सा प्रभाव ना पड़े, भारत की अखंडता एकता वो बनी रहे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि एक भाषा एक राज्य का गठन संभव नहीं है, इससे भारत की एकता को, भारत की अखंडता को खतरा है। तो दो मोटी बातें उन्होंने कही कि राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा होना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का गठन के पीछे सबसे बड़ी बात जो देखी जानी चाहिए वो होनी चाहिए भारत की एकता, भारत की एकता बनी रहे। तो इसके लिए उन्होंने कि ये चीज़ रहे, यानी राज्य के पुनर्गठन में भाषा का मुख्य आधार भी हो, एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत भी न लागू हो और भारत की एकता भी बनी रहे, उसके लिए उन्होंने चार कारक बताए कि इन बड़े चार कारकों का राज्यों के पुनर्गठन में ध्यान रखना चाहिए। फजल अली समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की, यानी कि इन 4 कारकों का राज्यों के पुनर्गठन में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला, देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण। सबसे पहली प्रमुखता क्या बताई कि देश की एकता सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। तो पहला, जब राज्य का पुनर्गठन कर रहे हो, राज्य के पुनर्गठन की बात चल रही हो, तो वहां पर भारत की एकता को भी प्रमुखता देने की आवश्यकता है। दूसरा बताया कि भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, एक राज्य में यह प्रयास किया जाए कि भाषा और संस्कृति की एकरूपता हो। ठीक है। और तीसरा क्या, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क, मतलब राज्य का आकार ऐसा होना चाहिए कि वहाँ वित्तीय और आर्थिक सहायता निचले पायदान पर खड़े हुए लोगों तक आसानी से पहुँचाई जा सके और प्रशासन भी आसानी से वहाँ का चलाया जा सके। चौथा था, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन, मतलब राज्यों के पुनर्गठन में भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता हो, देश की एकता पर कोई प्रभाव न पड़े, वित्तीय आर्थिक वितरण जो हो वो समान रूप से जनता में हो सके और कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो चला आसानी से सब तक पहुंच सकें। तो इन चारों चीज़ों का ध्यान रख के राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक है। तो इनकी जो सलाह आई, जो सिफारिश आई,
उसको केंद्र सरकार ने देखा और उसमें बहुत थोड़ा ही परिवर्तन करके, थोड़ा बहुत ही परिवर्तन करके उस सिफारिश को लागू कर दिया। तो आइए देखते हैं। ये 4 कारण बताए, ये 4 फैक्टर बताए कि इन 4 फैक्टरों का हमको राज्यों के, यानी भारत सरकार को राज्यों के पुनर्गठन में ध्यान देना चाहिए। और भारत सरकार को क्या सलाह दिया? एक सलाह दिया कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए। 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। आपने देखा था कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय संपूर्ण भारत को 29 राज्यों में भाग, का, ख, ग और घ के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों में बांटा गया था। तो फजल अली आयोग ने अपना सुझाव दिया कि उन चारों जो वर्गीकृत राज्य हैं उनको समाप्त कर दिया जाए और पूरे भारत को 29 राज्यों में नहीं 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाए। ठीक है। तो भारत सरकार ने इनके सुझाव, इनकी सिफारिशों का क्या किया कि भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन पार्लियामेंट में फजल अली आयोग की सिफारिशें रखी गईं। संसद भवन में सभी पार्टियों के सांसदों ने उस पर चर्चा किया और चर्चा करने के बाद जो थोड़े बहुत संशोधन करने थे उसमें संशोधन किए और इनकी सिफारिशों को मान लिया गया। सर्वसम्मत से इनकी सिफारिशों को, फजल अली आयोग की सिफारिशों को मान लिया गया। थोड़े बहुत संशोधन उसमें किए गए। ठीक है। तो भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया गया। इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया और उस संशोधन के द्वारा एक अधिनियम पारित होता है जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन। देखिए क्या नाम है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है। ये एक कानून बनकर तैयार हुआ किसकी सिफारिशों पर? फजल अली आयोग की। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किसकी सिफारिशों पर आधारित था? तो फजल अली आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। ये किस संविधान संशोधन द्वारा यह अधिनियम आया? तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में यह अधिनियम आया। क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो ये देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो इसमें क्या खास बात थी? इस अधिनियम ने क्या किया कि इस अधिनियम द्वारा भाग का, भाग खा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया। जैसा कि फजल अली समिति ने क्या कहा था, मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि भाग का और खा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग गा भी समाप्त कर दिया गया। भाग गा में जो राज्य थे कुछ को पड़ोसी राज्यों में मिला दिया गया और कुछ को संशासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। और इस तरह से 1 नवंबर, ये डेट बहुत अच्छी है कि बहुत से राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बनाया जाता है। देखिए इसमें जो ये आप देख रहे हैं 14 राज्य हैं, इनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। जो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 है उसके द्वारा, उसमें जो कानून थे उसके द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। फजल अली ने क्या कहा था? फजल अली ने कहा था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित क्षेत्रों को भारत में स्थापित किया जाए। लेकिन 16 राज्यों के स्थान पर क्या हुआ है कि 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थान पर क्या हुआ है कि 6 केंद्र शासित प्रदेश इस अधिनियम के द्वारा बनाएंगे। जो मैंने आपसे कहा कि कुछ परिवर्तन किए गए
तो यही परिवर्तन किए गए, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित। इनकी सिफारिशों में बहुत कम परिवर्तन करके आपका जो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम है 1956 वो बन जाता है। तो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और 26 जनवरी 1950 को क्या था, 29 राज्य थे, भा, का, ख, ग, घ, ये सब समाप्त कर दिया गया। अब केवल क्या थे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, उसके बाद दूसरा असम, तीसरा बिहार, बम्बई, जम्मू एवं कश्मीर, छठा केरला, 7वां मध्य प्रदेश, 8वां मद्रास, मैसूर, 9वां 10वां उड़ीसा, 11वां पंजाब, 12वां राजस्थान, 13वां उत्तर प्रदेश, 14वां पश्चिम बंगाल। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि 1 नवंबर 1956 को स्थापित किए जाने वाले 14 राज्यों में से कौन से राज्य हैं, तो इसमें से 3 राज्य दे दिए जाएंगे, एक इनके बाहर का दे दिया जाएगा, तो आपको उसे क्वेश्चन एक बना के पूछा जाएगा। तो आप 14 राज्यों को देख लीजिए कि ये 14 राज्य बन गए हैं। और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि भाग ग में था, भाग ग खत्म कर दिया गया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश वैसे का वैसा। दूसरा दिल्ली, तीसरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सब केंद्र शासित प्रदेश नहीं, आप जानते हैं राज्य हैं। चौथा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीप समूह, कौन कौन, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीप समूह, चौथा ये हो गया। और 5वां है मणिपुर, छठा है त्रिपुरा। मणिपुर आज राज्य है, त्रिपुरा भी आज राज्य है, लेकिन 1 नवंबर 1956 को ये सब केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर से देखिए, 1 नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 2 पर दिल्ली, 3 पर हिमाचल प्रदेश, 4 पर लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीपी द्वीप समूह। इनका नाम याद कर लीजिए। इसमें भी परिवर्तन अभी होगा, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 6 केंद्र शासित प्रदेश और ये 14 राज्य। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा बनाए गए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और ये किसकी सिफारिशों पर बना, फजल अली आयोग की सिफारिशों पर बना। दोनों में क्या अंतर था, थोड़ा संशोधन किया गया, 16 राज्य बताया था इन्होंने, यहाँ पे 14 राज्य बने हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश कहा था, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो 552 देसी रियासतों में बटा हुआ था, और बहुत सारा क्षेत्र ब्रिटिश हुकूमत के अंदर डायरेक्ट आता था। कुछ कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो सबको मिला करके 26 जनवरी 1950 को 29 राज्य बनाए गए, जिनको भाग क, ख, ग और घ में रखा गया था। इसके पहले की वीडियो में आपने उनके नामों को देखा था। अब आप दोनों को मिलाइए कि उनमें से कौन से राज्य डायरेक्ट यहाँ रखे गए हैं और कौन से राज्य वहाँ से हटाए गए हैं। तो जब 14 राज्य और 6 के शासित प्रदेश बन गए, और आप जानते हैं कि आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका मतलब कि इसमें भी और परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन कैसे होगा, कब होगा, मैं आपको सारा अगली वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को शुरू से देखिए। भारतीय संविधान का भाग 1 जो हमारे पहले के वीडियो हैं उनको आप देखेंगे तो आपकी दिलचस्पी बहुत बढ़ जाएगी, और आप जान पाएंगे कि मेरा जो प्रयास है आपको आज़ादी से लेकर के आज तक के जो राज्य हैं उनका गठन कैसे हुआ, पूरा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। इसलिए आपने ये वीडियो देखा तो हो सकता है आपको बहुत सी चीज़ें आपको अभी समझ में ना आए। तो जो हमारी पहले की वीडियो है संविधान भाग 1, भारतीय संविधान का भाग 1, तो सारी वीडियो आप क्रम से अगर देखते हैं तो आपकी जानकारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी दिलचस्पी संविधान में बढ़ जाएगी। संविधान की जानकारी न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्रों के लिए आवश्यक है, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, ताकि हम एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन सकें और
हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि हम देश के हर नागरिक को संविधान के बारे में एक अच्छी जानकारी दे सकें। आप कमेंट बॉक्स में हमारी कमियों को लिखकर बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपके कमेंट से हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा कि आप सीख रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।